नमस्कार, वनिका पब्लिकेशन के साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम सब बात कर रहे हैं वनिका पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई रीता गुप्ता की लिखी हुई किताब सांझ ढले गगन तले। इनमें कहानियों का एक सुंदर मोती द्वारा पिरोई हुई वो कहानियां हैं जो जीवन को दर्शाती हैं, स्त्री को दर्शाती हैं, मानवीय समाज को दर्शाती हैं और दर्शाती हैं मेरा, आपका और हमारा जीवन। आज रीता गुप्ता हमारे साथ हैं रांची से। मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ रीता जी आपका वनिका पब्लिकेशन के। धन्यवाद विशाल जी। बहुत सारी बातें कहानियों के संदर्भ में आपसे करेंगे, आपके पिछले लेखन के संदर्भ में करेंगे और आगे आने वाला लेखन आपका कैसा हो उस पर आपसे जानने की कोशिश जरूर विशाल जी। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए इस कहानी संग्रह का जो कवर है और सांझ ढले गगन तले जैसा शीर्षक आपने रखा है, इस नाम की कोई कहानी पाठक को इस किताब में नहीं मिलेगी। ये किस तरह से सोचा? क्या सारी कहानियां इस शीर्षक से आपको मुकम्मल दिखाई देती हैं? इसके कवर के बारे में और इसके शीर्षक के बारे में दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, इस नाम की सांझ ढले गगन तले, इस नाम की कोई कहानी संग्रह में नहीं है, बेशक नहीं है, परंतु ये समग्र रूप से सभी कहानी को परिभाषित करती है। सांझ ढले गगन तले, कई कहानियों में आप जीवन संध्या के बारे में देखेंगे और आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान आपको महसूस होगा कि इस कहानी का शीर्षक सांझ ढले गगन तले भी हो सकता है। और रही इसके ये कवर फोटो के बारे में, तो ये फोटो सचमुच बहुत खास है। मैं कई दिनों से शीर्षक तय होने के बाद ही मैं तलाश कर रही थी अपनी किताब के लिए एक परफेक्ट कवर की, और जैसा चित्र मेरे दिमाग में था, मुझे फेसबुक पर अपनी एक स्कूल जूनियर के पोस्ट पर ये फोटो मिला। और जब मैं उससे आगे पता करना चाहा तो पता चला ये विदेश का किसी जगह का फोटो है। इसमें एक खाली बेंच है, ढलता शाम है, हल्का सा चांद है और ये मेरे शीर्षक को पूरी तरह से परिभाषित करता हुआ चित्र है। तो मैं संचिता हटी को इसके लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये चित्र प्रदान किया। बहुत शुक्रिया रीता जी। इस कहानियों को पढ़ते हुए बहुत सारी ऐसी कहानियां मुझे लगी जिसमें आपका जीवन नहीं है, किसी और के जीवन को लेकर आपने कहानियां रची। जब हमारा अपना अनुभव नहीं होता है, जिस बात को हम नहीं जीते हैं कोई दूसरा जीता है, लेखक उसको भी अपनी कहानियों में शब्द देता है, पिरोता है। कितना आसान होता है ऐसा करना, बिना जिए हुए को लिखना, और कितना मुश्किल। देखिए, लेखक के पास एक सूक्ष्म दृष्टि होती, मैं मानती हूँ, और एक कल्पनाशीलता होता है। कभी कोई एक पंक्ति, कभी किसी व्यक्ति, किसी को भी देखकर एक आइडिया आता है कि इस पर एक कहानी लिखी जा सकती है। एक समाचार पत्र में छोटी सी घटना भी कभी कभी एक कहानी का प्लॉट हमें थमा देता है। ये हम लेखक पे है कि हम उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं और किस तरह से उसे अपने कहानी में पात्र के रूप में, घटना के रूप में शामिल करते हैं। मेरा कोशिश रहा है कि हर कहानी का ट्रीटमेंट अलग रहा हो, और ये बात गलत है कि कहानियां अक्सर लेखकों की खुद की होती हैं। कहानी इसी समाज से भले उठाई जाती है लेकिन हमेशा खुद का नहीं होता है। कई बार भोगा हुआ यथार्थ आपको लगता है वो हम ठीक से लिख पाते हैं और किसी और का भोगा हुआ यथार्थ लिखने में मुश्किल आती है, उसमें कल्पनाशीलता का ज्यादा पुट देना होता है। इस बात को किस तरह से सोचती हैं? देखिए, मैं पाठकों के लिए लिखती हूँ। मेरा मकसद रहता है कि पाठक तक जब ये कहानी रूप में पहुंचे तो थोड़ा मनोरंजक भी हो, थोड़ा सा मतलब उन्हें पढ़ के कुछ लगे कि हाँ मैं कुछ जुड़ाव महसूस कर सके। और क्या बताऊं इसको। और आपने अपनी भूमिका में लिखा भी कि आप पाठकों को श्रेय देती हैं। हाँ। आपने एक जगह लिखा कि मैं मनोरंजन की तरह अपनी कहानी को लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि रचना का जो उद्देश्य है, जो हमारे पुरखे कह कर गए हैं कि उसको किस तरह का होना चाहिए, जिस तरह गुप्त जी ने कहा कि कहानी का उद्देश्य या रचना का उद्देश्य लोकहित में होना चाहिए, वो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी रचना के उद्देश्य को किस तरह से देखती हैं और लिखते वक्त मन में क्या रहता है कि कहानी किस तरह से लोगों तक पहुंचे?
देखिए, मेरी कहानियां तो अक्सर सामाजिक ही हैं, इसी समाज से ली गई है। और कोई घटना उद्वेलित करती है तो मन में विचार आता है कि इसको इस तरह से प्रस्तुत करें कि मान लो कोई घटना दुर्घटना के रूप में है, कोई उससे सीख ले ले। कोई, जैसे मेरी पहली कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन वो आंटी जी भी एक संदेश देती है कि एक उम्र के बाद किस तरह से अकेले भी जिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हर कहानी में एक संदेश तो होता ही है। रीता जी, आप ऐसे वक्त में लिख रही हैं जब स्त्री चिंतन का दौर है, स्त्री विमर्श का दौर है, लेकिन आपकी कोई कहानी फ्लैग लेके स्त्री विमर्श का नहीं चल रही है, आप सामाजिक सरोकार की बात कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विमर्शों का बाजार है, आप खुद को खड़ा कैसे पाती हैं इस बाजार में? मैं स्त्री को कभी बिचारी नहीं समझती हूँ। मुझे बहुत खराब लगता है जब स्त्री को बिचारी समझा जाता है। कल ही मेरी एक कहानी, एक साझा संग्रह हुआ, उसमें हमने पुरुष विमर्श पे बात की है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही सताई जाती हैं, ये समाज में दोनों का है। अब कहाँ कौन किस रूप में है, इसलिए मैं बहुत स्त्री विमर्श पर बातें नहीं करती हूँ। और मुझे मजबूत स्त्रियां ही पसंद है। आप मेरे हर पात्र को पाइएगा कि वो काफी मजबूत है। लेकिन जीवन ऐसा होता है कि सब कुछ मजबूती से मिले या उबड़ खाबड़ जीवन होता है, तो और कभी होता ही नहीं वहाँ पे है। तो कमजोर स्त्री पड़ती है कई बार। वो यथार्थ कहानी में दिखना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप पाएंगे ऐसी कोई कहानी। मेरे ख्याल से अमेरिका कहानी में मधुरिमा जो है वो मजबूत होते हुए भी कमजोर पड़ी है। उसकी मजबूती नहीं काम आई जिंदगी में, जो उसने अंत में फैसला लिया एक अलग वो मजबूती है। तो परिस्थितियों वश जो है वो पात्र की मना स्थितियां बदलती मैं हैं। एक बार और कहानियों से इधर थोड़ा सा पहले आपको लेके चलता हूँ और मैं जानना चाहूंगा कि आप किसको पढ़ती हैं, आपको आज के समय का कौन सा रचनाकार अच्छा लगता है, और इसके अतिरिक्त क्या ऐसा मन में पहुंचता है कि लगता है लिखने की जरूरत है? हाँ, मैं हिंदी मेरा विषय नहीं रहा है और मैं शौक से हिंदी साहित्य पढ़ती रही हूँ और काफी साहित्य मैंने पढ़ा है। नरेंद्र कोहली मुझे बहुत पसंद है और उनकी रचनाएं मैं बार बार पढ़ती हूँ। शिवाजी सावंत, मृत्युंजय, ये सब मेरा फेवरेट रहा है। और आज के दौर में तो बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे मित्र भी हैं मेरे, तो मैं एक का नाम यदि लेती हूँ तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। अभी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, प्रयोगात्मक भी है और काफी कुछ सीखने लायक है। स्त्री रचनाकारों में अगर कोई प्रेरित करता रहा है कभी, या कोई मुद्दे आपको प्रेरित करते रहे हैं, उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? स्त्री मुद्दा मैं इसको मानती नहीं हूँ। असल में आप हमेशा स्त्री को मुद्दा बनाना चाहते हैं, मैं मुद्दा नहीं बनाना चाहती। मैं बस उसको भी वैसे ही मानती हूँ जैसे कोई पुरुष। मैं बिल्कुल, इसमें मेरा क्लियर है, मैं उसको कभी नहीं बिचारी मान के चलती हूँ। हाँ, परिस्थितियां होती हैं जब कभी वो बिचारी हो जाती है। आपकी एक कहानी है डायन, उसमें आपने जादू टोना और इन सब की बात की है। वो घटना घट भी चुकी है, आपने उसको थोड़ी सी कल्पनाशीलता भी दी और अपनी एक रचनात्मकता देकर उस कहानी को बनाया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में भी ऐसी विचार पनप रहे हैं और उसका क्या उद्देश्य मानती हैं? या कितनी आहत हो पाती हैं, या कैसा लगता है? सही बात है, यहाँ तो वो लड़की बहुत बेचारी है और ये समाचार डायन कहानी वस्तुतः सिर्फ शीर्षक है, डायन है नहीं। आपने कहानी पढ़ने के दौरान देखा वो डायन है नहीं, और वो इस तरह का उसका जीवन बीता या जिस तरह से उसने किया उसको डायन सदृश समझा गया। वो तो एक तरह से न जाने कितनी स्त्रियां इस तरह से डायन के रूप में या विलन के रूप में देखी जाती रही हैं। झारखंड में डायन प्रथा पहले काफी प्रचलित था, जिसमें किसी औरत को किसी कारणवश पति या पुत्र नहीं है तो उसे डायन घोषित कर दिया जाता था। और इस कहानी में कुछ ऐसी बात नहीं है, लड़की झारखंड से आती है ये जरूर है, और मेरी कहानियों में तो है ही। मैं अपने परिवेश को लेकर चलती हूँ अपने कहानियों में, आप पाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें वही है, ये एक समाचार पत्र में एक घटना आई थी जो दिल्ली में घटी थी और इसे मैंने थोड़ा झारखंड से और वो अंधविश्वास और ये करके जोड़ के मैंने ये कहानी बनाया है। ये पूरी घटना को आपने झारखंड का उसमें नहीं, ये पूरी घटना तो दिल्ली
दिल्ली का है जो आपने उसमें झारखंड का दिखाने का झारखंड का। प्रयास, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने कहानियों में अपनी परिवेश को लाऊं। और वो पूरा परिवेश और लोक जीवन हाँ। आपकी कहानियों में दिखता है, उसकी भाषा में भी क्षेत्रीयता का बहुत बिल्कुल। प्रभाव दिखता है। हाँ। ये एक उपलब्धि की तरह मैं आपकी रचना में बिल्कुल, ये देखता हूँ। खासियत होनी चाहिए, क्योंकि वो तभी सच माना जाएगा जब अगर सजीवता ही तभी सजीवता आएगी। हाँ, तभी आएगा जब मैं खुद जो जी रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, अगर उस तरह से लिखती हूँ, तभी ना जो दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे या लोग जो पढ़ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा। आप जहाँ से आती हैं वहाँ ट्रैफिकिंग का बहुत मामला सामने आता रहा बीते दिनों में। हाँ। स्त्री की जो स्थिति थी, वो देह के रूप में स्त्री की जो दुर्दशा है, वो झारखंड और उस समाज से बहुत लगातार आती रही। उस पर कुछ लिखा या लिखने का आपका कभी मन हुआ कि आप उसको भी समाज के सामने रखेंगे? हाँ, मैं इस डायन कहानी को तो विभत्स रस ही बताती हूँ, और अब चूंकि अब ये बहुत कम हो चुका है, ये बीते समय की बात है जब झारखंड से लड़कियों को लाकर बड़े शहरों में बेच दिया जाता था या किसी और काम में लगा दिया जाता था, काम दिलाने के नाम पर लाया जाता था, और पूरी जिंदगी फिर अपने परिवार में नहीं लौट पाती थी। लेकिन अब ये काफी रुक गया है, क्योंकि काफी जागरूकता आ गई है समाज में भी। आदिवासी कहने का मतलब अब आदिवासी मूर्ख नहीं है, वहाँ भी शिक्षा की दीप जल चुकी है। अब आती होंगी घटनाएं, लेकिन अब खबरों में कम आती है। अब मीडिया उसको बहुत ठीक से पहले की तरह नहीं कवर कर रहा हाँ, है, या जो भी कारण है, क्योंकि बहुत दबी से वो घटनाएं तो कहीं सुगबुगाहट और बिल्कुल सिसकियां सुनाई दे रही हैं, और लेखक का असल में काम है उन सिसकियों को आवाज झारखंड जाने वाली ट्रेन में पहले हम लोग अक्सर पुलिस को पाते थे। वो पुलिस खोजती थी डिब्बे में और पहचान करती थी कि ये लड़की को कहीं भगा के तो नहीं ले जाया जा रहा है, क्योंकि दलाल ऐसे बहुत होते थे जो माँ बाप को 40,000, 20,000 रुपया, 5,000 रुपया में लड़कियों को, और ये गरीबी स्थिति वहाँ के गाँव की। लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि अब ऐसी गरीबी और अशिक्षा अब है। अच्छा, एक कहानी देश प्रेम को लेकर आपने लिखी, और वो बिल्कुल अंत में आई है वो कहानी पढ़ते हुए। जब मैं बहुत सारे सामाजिक सरोकारों को देख रहा था, तो मुझे वो देश प्रेम की घटना ने बहुत देर तक रोके रखा। उसमें मिसेस मोइती हैं, उसमें प्रिंस है, और वो सारी घटना। और मिसेस मोइती के बारे में, वो एक स्त्री पात्र, उनके बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि वो पात्र जो है वो पर्दे के पीछे की पात्र है। उनसे भी कभी मुलाकात आपका पाठक भी नहीं कर पाता है ठीक से। आप किस तरह से कर पाएं इसके बारे में? अरे ये सच्ची कहानी है, और मैं तो यहाँ तारीख और दिन के साथ लिखी हूँ कि सम्राट मैती को कब शौर्य चक्र मिला। हमारे घर से काफी लोग फौज में हैं, और फौजियों के प्रति मेरा काफी, जैसे देश के हर देशवासी को है सम्मान, मेरा भी है। और ये तो मेरा नेक्स्ट डोर पड़ोसी ही था, उनका बेटा मैती साहब हमारे नेक्स्ट डोर नेबर रहे हैं, और उनका एकमात्र पुत्र वो सम्राट है। बाकी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, कहानी पढ़ने से दर्शक पाठकों को खुद पता चलेगा। बिल्कुल। अमेरिका की जो स्त्री पात्र है, मैं चाहूंगा कि आप उस पात्र का थोड़ा जरूर जिक्र करें, कि वो पात्र बहुत कई जगह टूटती बिखरती हुई भी दिखाई देती है। उस पात्र के साथ आपकी कैसी सहानुभूति है? या कई बार लगता है कि इसको बड़ा मजबूत होना चाहिए था, उसको रीता गुप्ता ने, लेकिन वो जीवन वैसा ही, मैंने जैसा शुरू में कहा, उबड़ खाबड़ होता है, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बारे में अगर कुछ जिक्र करना चाहें। देखा जाए तो जिंदगी कोई टेलर मेड नहीं होता है कि कोई चाहे, जैसा मधुरिमा के पिताजी ने चाहा कि वो अपनी बेटी को विदेशी तमगा वाला दामाद देकर काफी खुशी दे सकते हैं। और ज्यादा कहूंगी तो कहानी मेरा रिवील हो जाएगा, लेकिन अब हमारे हाथ में किताब आ गई है, तो आप अपने पात्रों का जिक्र कर सकते हैं। हाँ। लगातार हम तो मधुरिमा एक परिपक्व उम्र की स्त्री है जो एक पूरा जीवन जी चुकी है, और अमेरिका शब्द उसके जीवन में जहर बन के घुला। जो कभी एक घंटी, मधुर घंटी समदृश्य था, वो बाद में स्वतः धीरे धीरे एक
बोझिल शब्द की तरह उसके दाम्पत्य जीवन में घुलता चला गया। वस्तुतः कहानी उसके दाम्पत्य जीवन की ही है। मेरा किसी देश के साथ कोई भी द्वेष नहीं है। आपका जीवन कोयला के आसपास जहाँ वो खदान है और वहाँ पे बीतता है बहुत लंबा वक्त। एक कहानी भी मुझे याद आ रही है, कोयला भई न राख। आपने कहानी भी इसी तरह से नाम से लिखी हुई है। अरे कोयला भई न राख तो वो तो वैसा पंक्ति है, मैं पापन ऐसी जली कोयला भई न राख, लकड़ी जल कोयला भई न राख, मैं पापन ऐसी जली कोयला भई न राख। तो इस मुहावरा का कोयला क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। आपने कभी उस क्षेत्र पर कहानी लिखने का, कोयला क्षेत्र पर? कोयला क्षेत्र, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा जीवन ही कोयला क्षेत्र में बीता है। आप इस पर जितना चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। और वहाँ के जीवन के बारे में ही कुछ, या उसके बारे में अगर कुछ एक दो कहानी है इसमें भी कोयला क्षेत्र, थोड़ा थोड़ा सा जीवन आता हुआ दिखाई दिया है जी। कहने को कोयला क्षेत्र है, ये अंदरूनी इलाकों में होते हैं, जंगलों के बीच होते हैं और कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो काफी प्रेशर रहता है वहाँ कामगारों पर, लेकिन जीवन अच्छा रहता है। मैं बहुत अच्छा जीवन जी चुकी हूँ वहाँ और काफी सुखद याद भी है मेरा वहाँ से। कई बार हम देखते हैं जो हिंदी साहित्य के लोग होते हैं, साहित्य पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो लोग लगातार लिखते हैं। यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो लगातार पहुंचते हैं किसी न किसी माध्यम से। आपका बैकग्राउंड जब मैंने पढ़ा वो कहीं से साहित्य का बैकग्राउंड नहीं है, कहीं से भी हिंदी साहित्य आप पे कहीं और दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपकी कहानियां पढ़ने में जो संवेदनशीलता दिखाई देती है वो ऐसा लगता है कि वो साहित्य का बड़ा ही मार्मिक छात्र है या पढ़ने वाला है, वो लिख रहा है। ये कैसे संभव हो पाता है आपके लिए इस तरह से? कभी साहित्य आप कबूल भी करती है, मैंने कभी साहित्य पढ़ा नहीं, मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट, मैं डरती हूँ, साहित्यकारों से मैं डरती हूँ। फिर भी आपने इतना सुंदर साहित्य कैसे, मैंने जैसे शुरू में पूछा, कैसे कौंधता है लेखन आपके भीतर? वो ना कभी कभी होता है, कोई घटना, कोई पंक्ति, कोई व्यक्ति, कुछ भी, कभी कोई खबर, वो दिमाग में चलता है। तो वो किसी की जीवनी में नहीं लिखती हूँ, लेकिन उससे एक कल्पना का महल तैयार हो जाता है। आप एक थोड़ा सा देखिए, गहना भी शुद्ध सोना का नहीं बनता है, कुछ बट्टा लगता है, वैसी कहानी भी है। और वो कौंधता है, इतना कुलबुलाहट हो जाएगा कि जब तक आप उसको लिख ना दे तो वो मन को शांति नहीं मिलती है। तो मेरा भी ऐसे ही होता है। जैसे मधुरिमा है, मैं उसके बारे में जितना सोचती थी मुझे उतना वो होता था, उद्वेलित होती थी मैं। जब उसको मैं लिख ली अमेरिका तो मुझे बहुत शांति मिली। कई सारे ऐसे पात्र भी हैं जिन्होंने आपसे कहानियां लिखवा ली। जो विनोद है, वहाँ पे उसने अपनी पूरी दशा को, उसके अगर उसका कोई संस्मरण याद आ रहा है कहानी के पीछे का और हमारे दर्शकों से साझा करना चाहिए। बिल्कुल, विनोद ने खुद अपनी कहानी मुझसे लिखवाई है। तो ऐसे किसी की कहानी आप लिखिए तो वो बिल्कुल सपाट हो जाती है जब आप लिखने चले। तो मैंने उससे द गेम शो के माध्यम से, कौन बनेगा करोड़पति और ये सेट्स के माध्यम से कहने की कोशिश की। उसमें भी कल्पनाशीलता का पुट है। हाँ, ये सब कल्पनाशीलता, ये मेन कहानी जो है वो विनोद और उसके परिवार की है। विनोद एक स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में टीचर है और वो रांची इग्नू में वो पढ़ाई करने आता था। वहाँ उससे और मेरी मुलाकात हुई एक फ्रेंड के थ्रू, और जब उसे पता चला कि मैं कहानियां लिखती हूँ तो वो, दीदी मेरी कहानी आप लिखो, कि ऐसा भी होता है। स्मृतियों के भ्रमजाल को कैसे देखती हैं? और क्या होता है स्मृतियों का भ्रमजाल? आपने तो कहानी पढ़ी है ना, लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताएं कि उसकी रचना प्रक्रिया। ये कहानी दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक मैंने कुछ और ही दिया था, वो राजेंद्र राव सर ने ये शीर्षक दिया है। आपकी सारी कहानियां कहीं ना कहीं संपादक की नजर से गुजरी और सभी कहानियां प्रकाशित है, और कहीं अखबार, किसी मैगजीन, किसी साहित्यिक पत्रिका, सब जगह छप चुकी है, प्रकाशित है। मैं स्मृतियों के भ्रमजाल, हाँ, स्मृतियों का भ्रमजाल है। उसमें सुधाकर है, उसके पिता है, और ये पीढ़ियों की कहानी है, विचारों की टकराव की कहानी है। हर पीढ़ी का एक अपना सोच होता है, और किस तरह से सुधाकर दो पीढ़ी के बीच में खुद को बचाते हुए खुद को थोड़ा बिखरने भी देता है, हाँ, उसके बावजूद जीवन जी जाता है, उस पर है। आपके जो स्त्री पात्र हैं वो बिखरते हुए खुद को संभालते हैं, पुरुष पात्र भी हैं। जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि स्त्री विमर्श का समय है और आप कोई ऐसा फ्लैग लेके नहीं चल रही हैं, लेकिन अभी एक किताब आती है उसमें आप पुरुष विमर्श की बात करने लगती हैं अचानक।
तो वो कैसे आप जब फ्लैग लेके एक तरफ, ये बड़ा विरोधाभास सा लगा, वो हमारे दर्शकों के साथ अगर कुछ क्लियर करें। देखिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, स्त्री और पुरुष दोनों इंसान ही हैं, दोनों एक परिवार में हैं, समाज में हैं। हम माना कि स्त्रियां सताई हुई कहलाती है, लेकिन मैं अपने आसपास नहीं देखती हूँ। मैं हमेशा दिखती है, मैं चाहती हूँ कि वो भी वैसे ही हो। और ऐसा नहीं है कि पुरुष सताए हुए नहीं रहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात गलत है। इसलिए इक्वल है, दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, और एक गाड़ी दोनों दुरुस्त होना चाहिए। जहाँ जिसको जो होता है वो कभी कोई हमने आपकी जी बिल्कुल, हमने आपकी लेखनी से इश्क के रंग हजार देखे, और उसके बाद ये किताब, अभी क्या कुछ नया आने वाला है? लेख आपके लगातार प्रकाशित हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, और नई सृजनात्मकता किस तरह से आपके पाठकों को मिलेगी? हाँ, मैं अब पहले मैं लघु कथा लिखती थी, बहुत साल मैंने लघु कथा लिखी, फिर कहानियों में आई। कहानी लिखने में बहुत मजा आया, क्योंकि इसमें लिबर्टी रहता है कि मैं अपने आप को कितना व्यक्त कर सकती हूँ, ये मुझे पसंद है कहानियों में। उपन्यास के लिए हिम्मत जुटा रही हूँ। जैसे मैं बहुत कहानी शुरू करती हूँ उपन्यास के लिए, लेकिन वो कहीं अंत ले रहा है, तो मैं अभी उपन्यास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना चाहूंगी। उसमें तो टाइम भी लगेगा लिखने में, और मैं लिखूंगी तो अपने परिवेश को लेकर ही लिखूंगी। और कुछ मैंने लिखा है सुरमई हीरा के नाम से, वो आने वाले समय में वो मैं सोचती हूँ अगले साल आएगा। ये कोयला क्षेत्र को ही लेकर मैं लिखूंगी, कोयला क्षेत्र और उससे आसपास के जीवन, जो आपका लंबा जीवन वहाँ पे बीता, उसके हाँ, अनुभव हमें पढ़ने को मिलेंगे। बिल्कुल। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं वनिका पब्लिकेशन की ओर से आपको देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि नई रचना जल्दी हम सबके हाथों में होगी। बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए।